अभी तक हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ and the normal scalar form, and then we also studied about Coulomb's law in vector form. We also did a lot of assignments, and I'm thankful to you guys that you've been following these lectures properly. And आप assignments भी कर रहे हो. Please keep it up and don't miss out because shutdown is going to be for a long time. और आप चाहो कि मतलब completely इसको हम जो है 3-4 chapters complete कर सकें shutdown removal तक, जिससे कि आपको भी confidence आ जाएगा. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कूलम्स लॉ अपने आप में तो चलो ठीक है, हमने पूरी स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या किया जा सकता है इसके साथ, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले वी शुड नो दैट कूलम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो कूलम्स लॉ है वो स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस क्यों. तो वी शुड बी वेरी क्लियर दैट जब कूलम ने इसको डेराइव किया था इसमें एज्यूम किया गया था कि द चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स सी कि व्हाई इफ यू डोंट एज्यूम देम टू बी पॉइंट चार्जेस वेयर विल वी गेट इनटू ट्रबल. नाउ विल टेक एन एग्जांपल. कंसिडर a small charge, say positive q. मान लेते हैं एक छोटा सा स्फीयर है जिसमें एक चार्ज प्लस q रखा है. Then take another sphere, metal sphere है दूसरा, जिसमें बहुत कम पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है. But this value is very very large for this small q. And this metallic sphere carries a large metallic sphere of a large radius carrying a charge capital Q, और Q की वैल्यू बहुत ही कम है. Now if I assume them to be positive charges and if I take them to be positive charges, तो आप clearly क्या बताओगे कि बोलोगे कि दोनों में तो repulsive force रहेगा. But is it going to be true here? Now let us deeply go into the physical aspect. तो जब हम देखेंगे कि ये जो बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले आएगा, दिस आर कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस रिपल होकर इस तरफ चले जाएंगी. तो होगा ये कि ऑन एन एवरेज जो नेगेटिव चार्जेस हैं आर दे मोर नियरर टू दिस और पॉजिटिव. यू आर एबल टू सी दैट द नेगेटिव चार्ज आर मच नियरर टू द प्लस क्यू. देयरफॉर देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, और अदर वे अराउंड ऑल्सो कि ये चार्ज जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने लग जाएगा और इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा. लेकिन मैंने रिपल्सिव फोर्स को थोड़ा सा छोटा दिखाया और अट्रैक्टिव को बड़ा दिखाया हुआ है. तो यू आर एबल टू सी दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बीइंग मोर देन द रिपल्सिव फोर्स, सो ये पॉजिटिव चार्ज इज एबल टू अट्रैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. तो इसका रीजन क्यों है ऐसा, क्योंकि हमने करेक्टली ये कंसिडर कर लिया कि इंड्यूस चार्जेस आए और हमें इंटरैक्शन बिटवीन द स्मॉल चार्जेस बिटवीन दिस चार्ज ये लेना पड़ेगा. तो ये सारे चार्जेस का जो इंटरैक्टिव फोर्स होंगी इंडिविजुअली जो ऐड करेंगे हम लोग, इससे पता चलेगा कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनको जो है ये अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा. इन पॉजिटिव चार्जेस दूर हैं इसलिए वो रिपल्शन कम लगाएगा. तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. तो इससे आपने देखा कि कूलम्स लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू पॉजिटिव चार्जेस. इसी में एक और हमने प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज रॉड है, नेगेटिव चार्ज रॉड ला रहे हैं और न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर है, तो न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर को उसने अट्रैक्ट कैसे किया है. तो अगेन यू विल बी एबल टू सी दैट दिस नेगेटिवली चार्ज्ड स्केल इज गोइंग टू इंड्यूस सम पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूट्रल स्केल एंड नेगेटिव चार्ज विल गेट इंड्यूस्ड ऑन द अदर साइड. वंस अगेन क्या है कि ये पॉजिटिव चार्जेस की जो डिस्टेंस है यहाँ से कम है और नेगेटिव चार्जेस की जो डिस्टेंस है यहाँ से ऑन एन एवरेज ज़्यादा है. तो होगा क्या कि इस टुकड़े को जो कि पोलराइज हो चुका है उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा और रिपल्सिव कम लगेगा. तो इसके कारण क्या होगा, सिंस एफ अट्रैक्टिव इज मोर देन एफ रिपल्सिव, you are going to end up with a net attractive force towards the scale. So you are able to see that अगर large pieces of paper से छोटे छोटे और ये कोई नेगेटिवली चार्ज स्केल को उसके पास लेके आएंगे तो बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस इसके ऊपर एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. तो अगर हमने डायरेक्टली कूलम्स लॉ लगाया होता है विदाउट द इंड्यूस्ड चार्ज कॉन्सेप्ट तो हम क्या करते हैं कि ये जीरो चार्ज है नेगेटिव, हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज जीरो चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और हम बोलते हैं कि इसके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगा. बट नाउ यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द फैक्ट दैट एक तो कूलम्स लॉ स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस और यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की इंटरेक्शन देखोगे तो ये वाले के ऊपर नेट अट्रैक्टिव ज़्यादा है और यहाँ पर नेट रिपल्सिव कम है.
तो F attractive minus F repulsive किस तरह पॉइंट कर रहा है? Towards the scale. So therefore the piece of paper will be attracted towards the scale. Now अब हम आ रहे हैं, so be clear about this. Coulomb's law is strictly valid for point charges. इसमें एक आध application हम करेंगे, application of calculus, and we'll also see how to do it or how to do this concept of point charge. Now the next is, जैसा आपने पढ़ा हुआ है कि the second property says that Coulomb's law is an inverse square law and therefore it is conservative in nature. What is meant by a conservative force? We have studied in work energy power last year. What is a conservative force? What is a non-conservative force? तो पहली बात तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K जो कूलम कांस्टेंट है वो मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है. तो यू आर एबल टू सी दैट ऑल दीज गाइस इफ आई टेक इट अवे then F is proportional to 1/R square होता है. तो all the inverse square law forces, even gravitational force is an inverse square law, and you know that the gravitational force is also a conservative force because work done by these forces does not depend upon the path taken by the body or the particle from one point to another, but depends only on the initial and final states. तो similarly अगर मैं Q चार्ज को यहाँ पर रखूँ और एक small Q चार्ज को मैं पॉइंट A से पॉइंट B तक एज एन एक्सटर्नल एजेंसी ऐसे लेके जाऊँ या फिर सीधा लेके जाऊँ या फिर घूमकर ऐसे लेके जाऊँ, तो तीनों केस में वर्क डन क्या होना चाहिए? लेट्स टेक दिस एज पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3. In all the cases what happens, the work done will turn out to be the same. So you are taking the charge small q in the vicinity of another charge capital Q. तो capital Q की vicinity में अगर small q को मैं along the path 1, along the path 2, along the path 3 लेके जाऊँ, तो तीनों ही path में if I am doing a reversible work as an external agency, तो तीनों ही path में work done हमारा same आएगा. तो what does it show? The path independence of work done by Coulomb force. Now here I am as an external agency is working in such a way that there is no change in kinetic energy when I go from A to B. Then only I am doing a reversible work. So it's very important to note that I have to move it in such a way that the change in kinetic energy of the charge Q should be 0 from A to B, whether I move along 1, 2 or 3. In this case, if the work done turns out to be the same in all the three cases, we can clearly conclude that this Coulomb force which is exerted by capital Q on small q is conservative in nature. Now there are two more mathematical definitions of conservative force, and I have already given it to you in your 11th standard, but it's very important for your competitive exams. Is that if a work done by taking a charge say Q, actually we call it something like an electric field. I'll come to that electric field. This electric field produced by this charge capital Q. If that Q E dot dr, because that is force part and this is the displacement. तो अगर मैं A से लेके B तक जा रहा हूँ, अराउंड A से लेके B तक जा रहा हूँ, B से वापस A आ जाऊँ, तो हमारा जो वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ है वो अगर हमारा 0 आ गया तो हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव कहलाएगा. And there is one more thing that we will also write it down, although a little mathematically more complex. अगर ये फोर्स अप्लाइड का नेचर F है और अगर हमारा डेल क्रॉस F 0 आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंजर्वेटिव हो जाएगा. ठीक है. So there are two methods by which we can find out whether the force that is exerted by capital Q on small q is conservative or not. That means the work done by capital Q on small q, if it turns out to be 0 for a closed path, that means अगर हम वापस जाते हैं उसी जगह पर जहाँ से हम चार्ज को लेके गए उसी जगह पर हम वापस आ जाएं, तो और हमें पता चला कि वर्क डन 0 है, तो हमारा वो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव. यहाँ पे आई हैव एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड न्यू कंसेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाद में अच्छे से समझाऊंगा. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल q. तो एवरी फोर्स हैज गॉट अ करस्पॉन्डिंग फील्ड only when there is a something called as a conservative force. और ये चीज़ भी एक मैथमेटिकली मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, बट स्टिल इट इज़ वेरी यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. दिस इज कॉल्ड एज अ डेल ऑपरेटर. I have given you that elaboration in class 11th, but I'll again repeat it when I'm going to do some competitive questions for you.
कि डेल क्रॉस एफ अगर 0 हो गया तो भी ये जो चीज़ है आपका कंजर्वेटिव कहलाएगा, राइट। So this is the second property of the conservative forces. And third one, it will come to the third property. The third property is Coulomb force follows the principle of superposition. सो कूलम फोर्स फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों, से लेट अस हैव अ ग्रुप ऑफ चार्जेस हियर, से लेट्स कॉल देम एज q1 q2, से लेट अस इट्स बी q1 एंड लेट देयर बी सेपरेट चार्ज q हियर। एक ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि इन सब ने मिलकर इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा और हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर हम इस सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को एज्यूम करके चलें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 के कारण इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेट्स कॉल इट एज अ फोर्स F1। उसके बाद हम Q2 के कारण इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, लेट अस कॉल इट एज F2। Then so on, we'll take out all these distances and we'll find out the vector force acting on this charge Q2 to each and every individual charge in this group। मतलब हर एक चार्ज ने Q पर कितना फोर्स लगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली अलग अलग से। और जैसे Q1 वाला चार्ज हो, सपोज मान लेते हैं समथिंग लेकिन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, इसको हम Fn ले लें, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, ये नेट फोर्स जो है वो जो इन लोगों ने अपनी इंडिविजुअली फोर्सेस लगाई हैं उन सबको हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। सो देयरफॉर फोर्स, द फाइनल फोर्स ऑन चार्ज Q इज नथिंग बट F1 plus F2 dot dot up to F1, right? So this FQ becomes nothing but a vector sum of the forces exerted by each and every charge in the group from 1 to n that is exerted by these charges on that। एक पहली बात तो ये हो गई कि मतलब हम सिंपली लीनियरली ऐड कर सकते हैं कि हर एक चार्ज ने क्या क्या फोर्स उस पर लगा उसको अलग अलग निकालेंगे बाय कूलम्स लॉ। अच्छा, निकालते वक्त वी डोंट हैव टू बॉदर जैसे Q1 क्या फोर्स लगा रहा है Q पर, हमें उस वक्त निकालते वक्त हमें ये वरी करने की जरूरत नहीं कि बाकी लोग वहाँ हैं या नहीं। सिमिलरली जब Q2 के कारण फोर्स हम Q पे निकाल रहे होंगे तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि बाकी Q1 से लेके Qn तक के बाकी चार्ज वहाँ है कि नहीं। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स टू इट। एक तो जो फोर्सेस हमने कैलकुलेट किया उसमें हमने एक एज्यूम किया कि किसी एक चार्ज ने जो फोर्स इस पर लगाया वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बाकी चार्जेस वहाँ पर हैं या नहीं है। और दूसरी बात, जो फाइनल फोर्स के ऊपर लग रहा है वो सारे जो इंडिविजुअल फोर्सेस सब चार्जेस कारण जब निकले हैं उनका हमारा सिंपल वेक्टर एडिशन होगा। सो देयरफॉर इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट इज सुपरपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। पहला ये कि फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी वन चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी वन चार्ज does not depend on the presence or absence of other charges around it। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात है the total force on Q is the vector sum of forces exerted by each charge on Q। So note this carefully, force exerted by any one charge on say Q does not depend upon the presence or absence of other charges around it। और दूसरी बात, the total force on Q is the vector sum of forces exerted by each charge on Q, that is this particular symbol। Now vector form में अगर आपको लिखना है तो that also I'll explain to you, और उस vector form वाला जो है उस form को हम ले लेते हैं। So let me rub this off and I'll write down this superposition principle in the vector form।